जय हिंद बच्चों, मैं सोनिया श्रीवास्तव आज पुनः उपस्थित हूँ एक नए दिन नए अध्याय के साथ। बच्चों, आज हम हमारी पाठ पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित पाठ 5 किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, जो कि एक गद्य रचना है, अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। लेखक परिचय इस प्रकार है। हिंदी कविता के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून उत्तरांचल में हुआ और शिक्षा देहरादून एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से उन्होंने कला प्रशिक्षण लिया। अनूठे काव्य बिंबों का सृजन करने वाले शमशेर केवल असाधारण कवि ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक भी हैं। दो आओ, प्लाट का मोर्चा जैसी गद्य रचनाओं के माध्यम से उनके विशिष्ट गद्यकार के रूप को पहचाना जा सकता है। प्रमुख कृतियाँ, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं, गद्य संग्रह। अतः शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून और उनका देहांत 12 मई 1993 अहमदाबाद में हुआ। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया? नई और विशिष्ट गद्य शैली में लिखी गई यह ललित गद्य रचना हमें शमशेर के रचनाकार व्यक्तित्व की सादगी, संघर्षों से तो परिचित कराती ही है, कवि हरिवंश राय बच्चन की संवेदनशीलता और उनके प्रति लेखक की आत्मीयता को भी दर्शाती है। अनौपचारिक और आत्मीयता की खुशबू के साथ इसमें उर्दू गद्य शैली का भी स्वाद है। प्रस्तुत अध्याय एक गद्य रचना है, पहले बता चुकी हूँ। गद्य का तात्पर्य या अर्थ होता है बोलना या कहना, अतः लेखक ने अपने मन के विचारों को बहुत ही सुंदरता और रोचकता के साथ अभिव्यक्त किया है, प्रस्तुत किया है। वह बताते हैं कि किस तरह से वे हिंदी को समर्पित हुए। आगे लेखक बताते हैं कि उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद वह एकदम अकेले हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। पर दुख के ऐसे भंवर को डूबने से जिंदगी थोड़े चलती है, अतः जिंदगी नहीं चलती है। अतः अपने मन में अथाह तूफान समेटे हुए लेखक एक दिन दिल्ली जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वह दिल्ली के लिए पहली बस पकड़ते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। अब वहाँ काम क्या करेंगे, मुझे काम करना है, खाली नहीं बैठना है, वह ऐसा विचार अपने मन में लाते हैं। अर्थात ऐसे अनंत विचार मन में समेटे हुए लेखक अपने जीवन को नई दिशा देने के इच्छुक हैं, प्रयासरत हैं। शायद पत्नी के जाने से जिस दुख के बवंडर या भंवर में वह डूब गए थे से निकलना चाहते थे। तमाम कोशिशों प्रयास के बाद दिल्ली की सड़कों में अकेले और तन्हा दरबदर होते रहे। उनके दिलो दिमाग में सिर्फ यही था कि मुझे काम करना शुरू करना है, और वह काम है पेंटिंग। अर्थात वह पेंटिंग करना चाहते थे, पर उसमें उन्हें कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो वह आगे बताते हैं कि अब मुझे इसी की शिक्षा लेनी है। उन्होंने सोच लिया था कि अब मुझे पेंटिंग करने की शिक्षा लेनी है, तो फौरन उकील आर्ट स्कूल में भर्ती हो गए। स्कूल वाले भी उनका इम्तिहान लेकर और उनका शौक देखकर उनको बिना किसी फीस के स्कूल में भर्ती कर लिया, दाखिला ले लिया, अर्थात एडमिशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो उन्होंने इम्तिहान दिया था उसमें वो पास हो गए और उनके शौक को, उनके इंटरेस्ट को देखा तो स्कूल वालों ने कहा ठीक है, आप आइए, आप हमारे स्कूल में, आपका एडमिशन हो गया है। आगे वह बताते हैं उसके बाद वह पेंटिंग ड्राइंग बनाने के साथ साथ कविताएं भी लिखते थे। आगे वह बताते हैं कि वह देहरादून गए, जिंदगी में तमाम मुश्किलें झेली, पर जीवन को एक नई दिशा मिली जब वह बच्चन जी से मिले। बच्चन जी अर्थात हरिवंश राय बच्चन, जो एक महान लेखक हैं और फिल्म जगत के मेगा स्टार बिग बी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता हैं।
हरवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में हुआ। उनका देहांत 18 जनवरी 2003 मुंबई में हुआ। अवधी और हिंदी भाषा का ज्ञान रखते थे। उनकी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रवास की डायरी आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में हरवंश राय बच्चन का उच्च स्थान है। लेखक आगे की व्यथा बताते हुए कहते हैं, मैं हरवंश राय बच्चन की वजह से हिंदी कविताएं लिखने लगा। अर्थात आगे की व्यथा जानने के लिए, समझने के लिए, लेखक की हिंदी यात्रा के लिए हम अध्याय का अध्ययन करते हैं। तो अध्याय पढ़ते हैं बच्चों। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। पाठ या कहानी आप बीती है। आप बीती अर्थात जो उनके मन पर बीती, जो उन्होंने अपने जीवन में सहा या भोगा, वो उन्होंने हिंदी साहित्य में उतार दिया। तो क्या उन्होंने कहा कि वे कहते हैं, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखित है। इस कहानी के माध्यम से लेखक के द्वारा अपने हिंदी लेखन विधा में आने की घटनाक्रम का उल्लेख किया है। प्रस्तुत कहानी के अनुसार लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी कुछ बातों से नाराज होकर अचानक दिल्ली के लिए पहली बस पकड़कर रवाना हो गए। उन्होंने तय कर लिया था कि अब उन्हें कोई काम करना है। शायद वे बेरोजगार थे, इसलिए वह काम की तलाश में दिल्ली आ गए। वे अपनी ख्वाहिशों के अनुकूल पेंटिंग की शिक्षा लेने के लिए तैयार हो गए थे। ख्वाहिश अर्थात इच्छा, उनकी इच्छा थी कि अब मैं पेंटिंग करूँगा, तो वो पेंटिंग करने के लिए तैयार हो गए। लेखक परीक्षा में पास हो गए थे और उनके पेंटिंग के प्रति समर्पण का भाव देखते हुए बिना फीस का ही उन्हें प्रवेश दे दिया जाता है। लेखक करोल बाग में सड़क किनारे कमरा किराए से लेकर अपने क्लास के लिए आने जाने लगे। क्लास अर्थात पेंटिंग सीखने के लिए आने जाने लगे। आगे वह कहते हैं, लेखक अक्सर आते जाते ड्राइंग के साथ साथ कविताएं भी लिखा करता था। वह पेंटिंग भी करते थे और कविताएं भी लिखते थे, क्योंकि कविताएं लिखना उनको पसंद था। परंतु उन्हें इस बात का कभी गुमान नहीं था कि उनकी कविताएं कभी प्रकाशित भी होंगी। वह सोचते थे, कविताएं लिखते थे, रचना करते थे, रख देते थे, पर वह ये नहीं जानते थे कि कभी मेरी जो रचनाएं हैं, जो मैं लिख रहा हूँ, वो कभी प्रकाशित अर्थात हिंदी साहित्य में छपेगा और लोग उसे पढ़ेंगे। वह यह नहीं समझते थे। कभी कभी लेखक के भाई तेज बहादुर उनके लिए मदद स्वरूप कुछ पैसे भेज देते थे, या कभी कभार स्वयं साइन बोर्ड पेंट करके कुछ पैसे अर्जित कर लेते थे। चूँकि वह उस समय गरीब थे और पैसों के लिए मारे मारे फिर रहे थे, इसीलिए पैसों की कुछ तंगी थी, इसीलिए वह ये सब करते थे। क्या करते थे? पैसे अर्जित करने के लिए पेंटिंग बनाते थे, या उनके जो भैया थे, भाई थे, वो उन्हें पैसे दे दिया करते थे। बाद में लेखक के साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे। उनकी उम्र 30-40 वर्ष के बीच की होगी तथा वे महाराष्ट्र में रहने वाले थे। लेखक अंदर से दुखी रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत टीबी की बीमारी के कारण हो गया था। अब वह बिल्कुल अकेला महसूस करते थे। स्केच करना और कविता लिखना उनके जीवन का मुख्य हिस्सा बन गया था। एक बार लेखक की क्लास जब समाप्त हो चुकी थी और वे वहां से निकल चुके थे, तब श्री बच्चन स्टूडियो में आए। बच्चन अर्थात हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने लेखक के साथ एक नोट लिखकर छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया कि लेखक अर्थात शमशेर जी के लिए एक नोट अर्थात एक पर्चे में, एक कागज में कुछ लिखा और उनके नाम छोड़ दिया। लेखक के अनुसार वो कहते हैं, लेखक शमशेर जी बताते हैं कि उनकी एक बुरी आदत थी कि पत्रों का जवाब वह नहीं देते थे। अर्थात किसी ने उनके लिए कोई छोड़ा तो वह उसका जवाब नहीं देते थे। हालांकि वह ये जानबूझकर नहीं करते थे, वह चाहते थे कि वह उसका जवाब दें, लेकिन फिर भी वह ये नहीं करते थे और वह इस आदत को स्वीकार करते हैं कि मेरी ये आदत बहुत खराब है और बुरी है। अर्थात अपनी गलती स्वीकार करना भी बच्चों बहुत बड़ी बात है। वह स्वयं की गलती मानते थे कि हाँ, ये आदत बहुत गलत है कि मैं किसी की बातों का जवाब नहीं देता।
लेखक के अनुसार उनकी एक बुरी आदत थी पत्रों का जवाब न देना। तत्पश्चात लेखक मन में अंग्रेजी में सोनेट कविता लिख दी। सोनेट अर्थात आतुकांत मुक्तक छंद रूपी कविता उभरी और वे उस कविता को लिख लेने के बाद जवाब के रूप में श्री बच्चन जी को प्रेषित करने के उद्देश्य से रख लेते हैं। बाद में लेखक अपने ससुराल देहरादून आ जाते हैं। वहाँ उन्होंने केमिस्ट और ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगे। एक दिन लेखक ने अपनी आतुकांत मुक्तक छंद अर्थात जो सोनेट कविता लिखी थी वह कविता किसको प्रेषित कर दी? श्री बच्चन जी को वह कविता प्रेषित कर दी। सन 1937 में श्री बच्चन गर्मी की छुट्टियों में देहरादून आए और ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे थे। आगे वह बताते हैं कि संयोग से श्री बच्चन ब्रजमोहन गुप्त के साथ डिस्पेंसरी में आकर लेखक से मिले और एक दिन के लिए मेहमान भी रहे थे। उस छोटी सी पर सटीक मुलाकात ने लेखक को श्री बच्चन के साथ व्यवहारिक रिश्ता जोड़ने में सफल हुआ। अर्थात वे बताते हैं कि मुलाकात बहुत ही चंद समय के लिए हुआ था पर मन से मन का जुड़ाव हो गया था। बच्चों, हम जिसे पसंद करते हैं वह कम समय के लिए मिले या बहुत लंबे समय के बाद मिले, अगर हम उसे पसंद करते हैं तो उनसे अचानक जुड़ जाते हैं। कवि ने यहाँ पर इसी बात का वर्णन किया है। क्या कहा है कि जो मुलाकात उनकी हुई थी वो बहुत ही छोटी सी हुई लेकिन उनका रिश्ता जुड़ गया। और आगे वह बताते हैं, श्री बच्चन जी लेखक से कहा, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, मेरे साथ इलाहाबाद चलो और एमए करो। तत्पश्चात उसके बाद श्री बच्चन के कहने पर लेखक इलाहाबाद चले आए। इलाहाबाद में लेखक को बच्चन परिवार से बहुत मदद और प्यार मिला। बच्चन के पिताजी एक गार्जियन की भूमिका निभाते हुए लेखक को उर्दू फारसी की सूफी नज़्मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से दिया। अर्थात नए शहर में नई जगह पर किसी को गार्जियन अर्थात परिवार रूपी प्रेम मिल जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये बताया है कि बच्चन जी का जो परिवार था वह भी अपनेपन और प्रेम से परिपूर्ण था। शायद इसीलिए उनको उनके पिता ने अपना लिया था और अपने पुत्र के समान प्रेम भी करने लगे थे। आगे वह बताते हैं, लेखक का रुझान कभी भी सरकारी नौकरी की तरफ नहीं था, फलस्वरूप वे सरकारी नौकरी से दूर रहे। क्योंकि उस समय अगर वह सरकारी नौकरी की तरफ झुकते तो उन्हें आसानी से नौकरी मिल जाती थी, पर लेखक नहीं चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी करें, इसलिए उन्होंने कोई प्रयास भी नहीं किए। लेखक के अनुसार श्री पंत जी की सहायता और कृपा से उन्हें हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट फ्री मिल गई। वहाँ पर लेखक को इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम करना था। उसके बाद लेखक ने ये ठान लिया था कि अब उन्हें हिंदी कविता गंभीरता से लिखना है। अर्थात वह हिंदी की तरफ समर्पित हो रहे थे। उन्हें हिंदी की कविताएं लिखने में आनंद प्राप्त होने लगा था, इसलिए वह स्वयं पर अब वर्क करना चाहते थे, स्वयं पर काम करना चाहते थे कि किस तरीके से वह हिंदी कविताएं लिखें और उसको आगे बढ़ाएं। तो उसमें वह सोचने लगे कि अब जो हिंदी कविता है वो मैं गंभीरता से लिखूंगा और उनको लिखने का, हिंदी में कविताएं लिखने का प्रयास करूंगा। वे बताते हैं कि वैसे मेरे घर का वातावरण जो था उर्दू का था और उन्होंने बीए में भी एक विषय उर्दू ही रखा था, लेकिन अपने बचपन के युग को धन्यवाद है कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार उनके चारों तरफ खड़ी ना हो सकी। यहाँ पर संदेश दिया है लेखक ने कि भेदभाव का उनके घर में कोई भी मोल नहीं था। आपको जो करना है, स्वतंत्रता का भाव था, आप स्वतंत्र थे कि आपको कौन सी भाषा बोलना है और किस तरीके से रहना है, इसलिए आप स्वतंत्र थे। जैसे कि कई परिवारों में होता है कि हम हिंदू हैं तो हमें हिंदी ही बोलना है, मराठी हैं तो तुम मराठी क्यों नहीं बोलते हो, या मुसलमान हैं तो उर्दू क्यों नहीं बोलते हो, आपस में हम अपनी ही मातृभाषा बोलें, ऐसा कोई बंधन उनके घर में नहीं था। वो जिस भाषा को बोलना चाहते हैं वह आसानी से बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया है कि भाषा को लेकर उनके घर में, उनके परिवार में कोई भी विवाद नहीं था।
आखिरकार श्री बच्चन की लाख कोशिशों के बाद भी लेखक एमए फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं दे पाए। लेखक अपनी तरह की जो कविता रच रहे थे वह प्रयास निरर्थक नहीं गया। सरस्वती पत्रिका में उनकी कविताएं छपी। लेखक की एक कविता से निराला जी का ध्यान आकृष्ट हुआ, अर्थात उनका ध्यान आकर्षित हुआ शमशेर जी की तरफ, और फिर उन्होंने उनकी कविता पढ़ी। लेखक आगे बताते कहते हैं कि कुछ निबंध भी उन्होंने लिखे। आगे लेखक बताते हैं कि जब उनकी हिंदी साहित्य में प्रांगण में फलने फूलने लगा, अर्थात हिंदी कविताओं में जब उन्हें शोहरत हासिल होने लगी, उनकी जो कविताएं हैं वह चर्चित होने लगी और वह ऊंचाइयों को छूने लगे, तो वह बताते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान बच्चन जी का है। लेखक कहते हैं कि बच्चन का व्यक्तित्व उनकी श्रेष्ठ कविताओं से भी बड़ा है। जो बच्चन जी थे उनका व्यक्तित्व मतलब वो व्यक्तित्व के धनी थे, सबकी सहायता करने वाले थे। वह कहते हैं कि वो जो कविताएं रचते थे, कविताएं गढ़ते थे, बच्चन जी का व्यक्तित्व उससे भी बड़ा था। बहुतों की तरह वे भी मेरे नज़दीक थे। आगे लेखक कहते हैं कि बच्चन जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वे हमेशा ऐसे ही होते हैं। अतः लेखक कहते हैं कि मैं बच्चन को असाधारण कहकर उनकी मर्यादा कम करना नहीं चाहता, परंतु यह साधारण और सहज प्रभाव दुष्प्रभाव भी है। लेखक के अनुसार यही बात सच है, यही सच है कि जो बच्चन जी हैं वह बहुत ही व्यवहार कुशल हैं और व्यक्तित्व के धनी हैं। बच्चों, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप सभी अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।